आइए ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज में स्वागत है आपका। 17 जनवरी 2023। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहा जाता है, ये सही है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं, सही है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण का सीमांत कारक CO2 होता है, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा सभी सही है, उपयुक्त में सभी सही है। ईंधन के जलते समय उनमें उपस्थित कार्बन तथा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प में बदल जाते हैं, सही है। तारे के रंग से उसके ताप का पता चलता है। इस आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट से सही उत्तर चुनें। जिन तारों के निम्न ताप होते हैं वे लाल प्रतीत होते हैं, सही है। जिन तारों का ताप उच्च होता है वे श्वेत प्रतीत होते हैं, सही है। जिन तारों का ताप अति उच्च होता है वो नीले प्रतीत होते हैं, ये भी सही है। उपयुक्त में तीनों सही है। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अशुद्ध धमनी में अशुद्ध रक्त नहीं, धमनी में जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है न कि अशुद्ध, ये पहले ही गलत हो गया। आइए सिराय में अशुद्ध, सिराय में शुद्ध रक्त नहीं, सिराय में अशुद्ध रक्त होती है, अशुद्ध होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है सिरा में। इस प्रकार दोनों कथन गलत है हमारा। यहाँ क्या सही चुनने के लिए बोल रहा है, दोनों में से कोई, न तो 1 न ही 2। 5 नंबर क्वेश्चन आइए। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होने के कारण कम हाइड्रोजन खपत से ही अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, सही है। हाइड्रोजन के जलने से उत्पाद के रूप में सिर्फ जल बनता है, जिससे किसी प्रकार की प्रदूषण फैलाने की आशंका नहीं रहती है, सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। हाइड्रोजन गैस का सबसे बड़ा स्रोत जल है जो एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ये उपयुक्त में सभी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक वस्तु वृत्तीय मार्ग पर 1 मिनट में 30 चक्कर लगा रहा है, इसका कोणीय वेग का मान क्या होगा। इसका कोणीय वेग बराबर ओमेगा = 2 पाई n होता है हमारा। तो ओमेगा = 2 पाई n, n जो होता है 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या। तो 1 सेकंड में चक्कर निकालेंगे, कितना चक्कर मार रहा है, तो 1 मिनट में 30 चक्कर है, तो 1 मिनट = 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में हमारा 30 चक्कर होगा, तो 1 सेकंड में होगा 30 = 60 = 1। तो हमारा n = हो जाएगा हाफ, 1/2 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ, तो 2 पाई n = 1/2 डालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा पाई रेडियन पर सेकंड बच जाएगा। इस प्रकार आंसर हमारा ए हो गया। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु पर तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो ये जो तनु HNO3 है, इसके साथ ये दो ही केस में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर सकता है। एक में मैग्नीज और दूसरा मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर ही ये H2O दे सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में हमारा है मैग्नीज, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। द्रव जिसका बर्तन में रखा जाता है वह उस बर्तन के भीतरी सतह पर दाब आरोपित करता है, हाँ सही है। ये मान लीजिए बर्तन है, इसमें द्रव रखे, इसकी भीतरी सतह पे जहां टच होगा ये सारे जगह पे दाब आरोपित करेगा। द्रव के भीतर किसी भी क्षैतिज तल पर सभी बिंदु पर दाब समान होते हैं, हाँ बिल्कुल। क्षैतिज तल मतलब ये हो गया, क्षैतिज तल मतलब सभी पर समान दाब होगा, सही है, ये भी सही है हमारा। द्रव का दाब द्रव के गहराई के समानुपाती होता है, हाँ जितना ही गहरा जाएंगे उतना ही दाब बढ़ता चला जाएगा। आइए डी नंबर ऑप्शन देखते हैं। द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती बताया नहीं, ये समानुपाती होती है। इस प्रकार ये हमारा असत्य है, तो यही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पौधों में श्वसन के दौरान उत्सर्जित CO2 दिन के समय वातावरण
में मुक्त नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि ये CO2 जो उत्सर्जित होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में यूज हो जाता है, इसलिए। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उत्सर्जित CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में कर लिया जाता है। सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है ये, भारत में जैव विविधता के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रजाति एक आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है? आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है, ठीक है। तो इसमें ही हो जाएगा गुड़हल। गुड़हल जो कि है एक देसी फूल है, एक देसी फूल है, ये एक देसी फूल है। ये जो एक गाजर घास है जो ये USA का है, अमेरिका का है। और जलकुंभी जो कि है ये ऑस्ट्रेलिया से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है। ऑस्ट्रेलिया से आया जलकुंभी जो है ऑस्ट्रेलिया से आया है। और ये जो अफ्रीकन कैटफिश है ये मांगुर मछली को बोलते हैं, मांगुर को बोलते हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में होने वाला वाष्पोत्सर्जन क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन पौधों के जल तथा खनिज लवण में परिवहन में सहायक होते हैं। सही है। वाष्पोत्सर्जन पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। सही है। वाष्पोत्सर्जन का कोई महत्व नहीं था, नहीं ये गलत, ए और बी दोनों सही है, डी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, कथन 1, लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने पर जल गैस की प्राप्ति होती है। देख लेते हैं क्या करता है। लाल कोक मतलब होता है कार्बन, कार्बन और वायु। तो कार्बन प्लस वायु, एटमॉस्फेयर में क्या वायु है? ज्यादातर वायु है, तो N2 है, N2 है। उसके बाद यहाँ पे लाल रक्त, लाल तप्त मतलब 998 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। अब यही बोल रहा है लाल तप्त को कोक पर भाप से प्रवाहित, कोक पर भाप से, यानी भाप मतलब H2O, तो प्लस H2O। अब इसमें 998 डिग्री पर भाप से, तो यहाँ पे बनेगा हमारा CO प्लस H2 हाइड्रोजन, यहाँ N2 बना और यहाँ H2। तो इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वाटर गैस, इसको बोलेंगे वाटर गैस, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा, पहला कथन तो गलत हो गया। यहाँ पे वायु प्रवाहित करने पर हमारा बनता है प्रोड्यूसर गैस, तो यहाँ पे जल गैस दे रहा है, तो जल गैस नहीं बनी, या प्रोड्यूसर गैस बनना चाहिए, और ये गलत हो जाएगा। लाल तप्त, दूसरा लाल तप्त को पर भाप प्रवाहित करने पर प्रोड्यूसर गैस बनता है, नहीं, यहाँ यह उल्टा दे दिया, यहाँ पे बनना चाहिए इसको वाटर गैस, वाटर गैस बनेगा, ये भी गलत, इसलिए दोनों कथन असत्य हैं। डी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O में सोडियम के प्रतिशत द्रव्यमान, मतलब सोडियम का कितना प्रतिशत द्रव्यमान है? तो सबसे पहले इनका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, सबका याद होना चाहिए। तो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23, तो यहाँ पे 2 सोडियम है, तो इसका हो जाएगा 23 दूना 46, और कार्बन का होता है 12, एक कार्बन है तो 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन है, तो 16 तिया 48। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10H2O, ठीक, तो H2O 10 और 2 यहाँ गुना करेंगे, 10 इंटू H2O तो 20 हो जाएगा, 20, ठीक। यहाँ 20, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना है? 16, तो 16 दहाइयाँ 160, तो ये टोटल जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? आ जाएगा हमारा 286 आ जाएगा। तो अब किसका प्रतिशत निकालना है हमको? सोडियम का प्रतिशत। सोडियम कितना है हमारा? 46 है, तो हम प्रतिशत निकालेंगे 46
बटा 286 गुने 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16.08%। इस प्रकार आंसर हो गया। अब आइए 14 नंबर को, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक पिन को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर खड़ा करके रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? तो यहाँ पे वक्रता केंद्र जैसे ही बोलता है, अवतल दर्पण है हमारा, तो अवतल दर्पण में होता क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। तो इसमें होता क्या है, 4 सेंटीमीटर पर हमारा कोई वस्तु रखा गया है ये, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो एकदम इसके पैरेलल अपोजिट, इसके उल्टा 4 सेंटीमीटर नीचे बनेगा, क्योंकि जब भी वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के समान आकार और समान दूरी समान ऊंचाई पे बनता है, लेकिन वस्तु के उल्टा बनता है, तो ये 4 सेंटीमीटर नीचे बनेगा, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के ट्रैकिया यानी श्वास नली में पाए जाते हैं, तो ये श्वास नली में अपूर्ण उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्वस कहलाता है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब आइए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। स्तनधारी मनुष्य में कपालियों की संख्या तंत्रिका है 31 होता है ना, यहाँ पे 31 नहीं, यहाँ 12 होता है, 12 होता है। और तथा मेरु तंत्रिका है, मेरु तंत्रिका कितनी, 12 जोड़ी नहीं, ये 31 जोड़ी होती है, ये 31 जोड़ी होती है। इस प्रकार हमारा केवल कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक गुण तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, तो इसे अनुवांशिकी कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं विभिन्नता और गुण की, और अनुवांशिक कहते हैं इसकी, और बाकी ऑप्शन अनुवांशिकता। अनुवांशिकता किसे कहते हैं, इसमें अनुवांशिकता में होता है जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ट्रांसफर होता है, उसे अनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है, उसी को अनुवांशिकता कहते हैं। उसके बाद आइए, और अनुवांशिक जो गुण होता है, एक अनुवांशिक गुण होता है, अनुवांशिक और अनुवांशिक एक अलग होता है, जो कि अनुवांशिक होता है माता पिता से डायरेक्ट मिलता है, उसको अनुवांशिक बोलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर उपस्थित नहीं है? तो ये हमारा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इन सभी ऑप्शन में कॉपर उपस्थित है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं, आगे काम आएगी। तो जैसे ब्रॉन्ज में होता है Cu कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। गन मेटल में होता है हमारा कॉपर जिंक प्लस टीन, कॉपर जिंक प्लस टीन, ठीक है। और डच मेटल में होता है, डच मेटल में होता है हमारा ये कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। अब देखिए हमारा डच मेटल और ब्रॉन्ज मेटल में दोनों कॉपर और जिंक दोनों में है, तो इसमें परसेंटेज का अंतर होता है। जैसे कि इसमें जो कॉपर होता है, इसमें 70% कॉपर होगा और 30% जिंक होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका मिक्सचर होगा, 80% कॉपर होगा, इसमें 80% कॉपर होगा और 20% जिंक होगा, तो यहाँ पे अंतर होता है। और ड्यूरेलुमिन में हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीज और प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति होती है। तो एक सरल रेखा होती है, जब एक समान गति से कोई भी वस्तु चलती है
एक समान गति का है तो उसकी सरल रेखा एवं ग्राफ बनती है, बी सही हो जाएगा। वैसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी खास तिथि या घटना के समय एक्टिव हो, बाकी समय निष्क्रिय हो, उसे कहते हैं, उसे लॉजिक बम कहते हैं, उसे लॉजिक बम कहते हैं। आइए 21 नंबर क्वेश्चन। हृदय हृदय के एक धड़कन में शामिल होता है, हृदय के एक धड़कन में शामिल होता है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। तो ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। तो इसमें एक धड़कन बराबर क्या होता है, एक धड़कन में कितना, इसको एक धड़कन धड़कने में टाइम लगता है 0.8 सेकेंड का, ठीक है। और ये एक बार जो धड़कता है तो कितना रक्त पंप करता है, 70 ml। एक धड़कता है तो 70 ml रक्त पंप करता है। उसके बाद आइए नीचे 22 नंबर क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है, ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। ऑप्शन सी सही है। एक सरल लोलक जिसका आवर्तकाल पृथ्वी की पृष्ठ पर 30 सेकंड है, चंद्रमा पर ले जाया जाता है, चंद्रमा के पृष्ठ पर उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल उसका जो होगा वो बढ़ेगा, वो बढ़ जाएगा। अब कैसे बढ़ जाएगा, आइए देखते हैं कैसे बढ़ेगा। जैसे आवर्तकाल टी इक्वल टू होता है, हमारा टी इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अब यहाँ पे एल का मान बढ़ेगा तो भी टी का मान बढ़ेगा, या फिर जी का मान घटेगा तो भी यहाँ पे टी का मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार हमारा जी चेंज हो रहा है। जैसे कि पृथ्वी पर हमारा गुरुत्वाकर्षण अधिक है बनिस्पत चंद्रमा के, चंद्रमा पर जैसे ही जाएंगे तो हमारा गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा, इसलिए हमारा आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आइए 24 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा नहीं होते हैं। तो ये मम्स गलसुआ जो होता है ये जीवाणु के द्वारा नहीं, ये मतलब वायरल है, वायरस से होता है। और एक पोलियो भी है जो कि वो भी वायरस से होता है। और सिफिलिस जो बीमारी है जनन अंग पे होती है, सिफिलिस जनन अंग पे होती है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई पिंड एक समान त्वरण में गतिशील है तो उसका वेग जब समान त्वरण में गतिशील है, मतलब उसका कंटिन्यू उस पर बल लग रहा है, मतलब वो बढ़ता जाएगा, उसका वेग जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आइए उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन। जस्ता जिंक और तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया होती है। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जस्ता और तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया होती है। तो जस्ता Zn प्लस H2SO4 की अभिक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा होता है ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे क्या हुआ, H2 क्या हुआ, विस्थापित हो गया, यहाँ पे Zn क्या हुआ, Zn विस्थापित हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा विस्थापन। 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एड्स तथा हेपेटाइटिस बी दोनों विषाणु के कारण होते हैं, सही है। एड्स तथा हेपेटाइटिस बी दोनों ही एक समान तरीके से लोगों को संक्रमित करते हैं, दोनों सही है, दोनों एक और दो दोनों सही है। 28 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समान प्रकार के परमाणु के बीच बने सहसंयोजक बंधन को अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ताई इसके बारे में जानते हैं। सहसंयोजक बंधन सबसे पहले इसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो कि अधातु के बीच लगता है, अधातु के बीच लगता है, अधातु के बीच लगता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सेम एलिमेंट के साथ बने, जैसे क्लोरीन के साथ बने Cl2, क्लोरीन के साथ बने, हाइड्रोजन H2 के साथ बने, नाइट्रोजन N2 के साथ बने। तो ये जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, मतलब अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय बॉन्ड होते हैं। और यही जब अलग अलग बने, जैसे कि
CO2, CO2, NO2 और SO2, तो ये पोलर होते हैं, मतलब ध्रुवीय होते हैं, ये ध्रुवीय बंधन होते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में लिखा है कि ये दोनों अध्रुवीय होते हैं, तो नॉन पोलर अध्रुवीय सही है, सही हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के परमाणु के बीच बने सहसंयोजक बंधन ध्रुवीय होते हैं, पोलर, तो ये दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अब आइए 29 नंबर क्वेश्चन। 10 ग्राम पारा के ताप को 20 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी यदि पारा का विशिष्ट ऊष्मा का मान 140 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है। तो विशिष्ट ऊष्मा को हम C से डिनोट करते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है C इजकल टू Q बाई T2 माइनस T1 इंटू M। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा इसमें Q जो होता है वो हमारा Q जो हमारा होता है वो दिया गया या त्यागा गया ऊष्मा होता है। तो Q दिया गया या त्यागा गया ऊष्मा होता है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा Q जो है, Q निकालना है। Q दिया गया ऊष्मा, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो Q निकालना है। तो Q इजकल टू C इंटू T2 माइनस T1 इंटू M। तो C कितना विशिष्ट ऊष्मा कितना 140 है, 140, और T2 माइनस T1 तो टेम्परेचर कितना है 32 माइनस 20, तो यहाँ पे हो जाएगा गुना 12, और मास कितना दे 10 ग्राम दे रहा है। यहाँ पे जो ऊष्मा है केजी में है, तो यहाँ 10 ग्राम को केजी में बदलेंगे। केजी में बदलने के लिए 10 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 16.8 जूल आएगा मेरा, 16.8 जूल। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ध्वनि संबंधी परिवेश वायु गुणवत्ता मानक के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित नहीं है, यही ढूंढना है। तो देखिए, जैसे आवासीय क्षेत्र में जो होता है ना, वो 65 डेसिबल होता है। आवासीय क्षेत्र में होता है, वाणिज्यिक क्षेत्र में जो होता है जो 65 डेसिमल होता है, ना कि 60 डेसिमल, 65 डेसिमल होता है। यही हमारा गलत है, सही हो जाएगा 65। और ये सारे जो डाटा है ये दिन के लिए एलिजिबल है, ना कि रात के लिए, दिन के लिए एलिजिबल है। ग्लाइकोलाइसिस का संबंध है केवल श्वसन से, ये केवल श्वसन से संबंधित होता है। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना हो। देखिए, इसमें जैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो होता है ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, और कितना ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद हमको निकालना किसका है, तो Mn का निकालना है, मैग्नीज का निकालना है। ठीक, अब पूरा होल का कितना होगा, होल का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो इस पे -1 जो चढ़ा है, यहाँ पे -1 जो है, -1, तो मतलब इसका -1 ऑक्सीकरण पूरे का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -8 प्लस Mn इजकल टू -1, तो यहाँ पे Mn इजकल टू -1 प्लस 8 इजकल टू +7, आंसर हो जाएगा हमारा डी। आइए, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कुछ समय लगता है, वह अधिकतम समय होता है, वो सर्दियों में अधिकतम समय होता है, क्योंकि ध्वनि ऊष्मा का सुचालक होता है, तो गर्मियों में वो तेजी से गमन करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34। सबसे छोटा जीव
स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो ये माइकोप्लाज्म है, इसको PPLO भी कहते हैं माइकोप्लाज्म को। वेग भी से चलती हुई कार का ड्राइवर कुछ दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए, बिल्कुल ब्रेक तो लगाना ही चाहिए, और तेजी से मोड़ लेना चाहिए, दोनों करना चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए, मोड़ना भी चाहिए। नहीं तो क्या है ना, ये सिर्फ अगर ब्रेक ही लगाएगा तो एक्सेलरेशन के कारण, कुछ जड़त्व के कारण गाड़ी आगे बढ़ सकती है, इसलिए उसको एक्सीडेंट भी हो सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वाई के परमाणु के 2 अल्फा कण और 1 बीटा कण निकल जाने पर नवनिर्मित परमाणु का द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। तो बता दें कि ऊपर वाला जो होता है ये द्रव्यमान संख्या होता है, मास नंबर होता है, और नीचे वाला जो होता है वो परमाणु संख्या होता है, नंबर होता है, नंबर ऑफ परमाणु का नंबर होता है। तो यहाँ पे एक अल्फा कण निकलता है, एक अल्फा कण निकलने से हमारा जो कि होता है 4, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, -4 होता है, द्रव्यमान संख्या -4 होती है। तो यहाँ पे 2 निकल रहा है तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, ठीक, और द्रव्यमान में 4 और परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है, 2 की कमी होती है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, ठीक। अब देखिए अब आगे क्या बोला, बीटा कण, एक बीटा कण निकलने से, तो एक बीटा कण जो निकलता है, एक बीटा कण निकलने से क्या द्रव्यमान संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, द्रव्यमान संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो परमाणु बीटा जब निकलेगा, जब बीटा निकलेगा तब परमाणु संख्या में नंबर 1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से पहले देखेंगे 4 दूनी 8 -8, तो यह द्रव्यमान संख्या में 8 घटाएंगे तो 230 हो जाएगा, 230 हो जाएगा, और यहाँ -4 घटाएंगे तो 92 में से 4 तो 88, और यहाँ पे एक बीटा, तो यह द्रव्यमान संख्या में 1 प्लस हो जाएगा तो 88, और नीचे हो जाएगा 89, तो 230 89 हो जाएगा, 230 89 आंसर हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता जबकि गाय पचा सकती है, क्योंकि गाय के आहार नली में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेल्यूलोज को पचा सकते हैं, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित, एक्चुअली क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह नीलाथोथा जो है, नीलाथोथा यही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 7H2O की जगह 5H2O होगा, 7H2O की जगह 5H2O होगा, इस प्रकार आंसर सी हो जाएगा। किसी कार के 12 वोल्ट के हेडलाइट में 4 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, इतने समय में व्यय ऊर्जा का मान, व्यय मतलब खर्च, कितना ऊर्जा खर्च हुआ उसका मान निकल। तो हमारा W बराबर होता है VIT, तो हमारा V कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है, और I मतलब करंट कितना दिया, 4 एम्पियर दिया है, और टाइम कितना है तो 10 मिनट टाइम है, तो इसको 10 मिनट को का सेकंड में बदलेंगे, 10 मिनट दिया है तो इसको सेकंड में बदलेंगे, 60 से गुना करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा, इस सबको गुना करेंगे सबको मिला करके, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार 28,800, आंसर डी हो जाएगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय है, तो ये भूमि, जल, वायु, पौधा, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, हाँ सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, ये भी सही है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं, उपयुक्त में सभी सही हो जाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन, आइए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, सही है। यौगिक के अणु अलग अलग प्रकार के परमाणु से बना होता है, ये भी दोनों सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्न में से कौन एक कृत्रिम मधुरक है जिसका प्रयोग सामान्य चीनी के स्थान पर भोज्य एवं पेय पदार्थों में किया जाता है? तो ये जो है एस्पर्टम है, जो कि चीनी से
200 गुना ज्यादा मीठा होता है, 200 गुना ज्यादा मीठा होता है ये। ठीक है, आइए 43 नंबर क्वेश्चन, तीव्र प्रजनक रिएक्टर में किसका प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें जो होता है मंदक की आवश्यकता, मंदक की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर बी हो जाएगा। 44 नंबर, जेडेनो तथा Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड का अवकरण करने से प्राप्त होता है। तो इसमें जो होता है, यहाँ पे हम अवकरण करवाते हैं जेडेनो और Cr2O3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो हमारा बनता है मेथनॉल, मेथनॉल जो कि CH3OH होता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न विद्युत युक्तियों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला अब्रक यानी माइका, माइका ये जो कि विद्युत और उष्मा का दोनों का कुचालक होते हैं। आंसर डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कांच के छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़ने पर कांच का छड़ ऋण आवेशित नहीं, ये धन आवेशित होता है, ऋण नहीं ये धन आवेशित होता है। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ धन आवेशित नहीं, ये ऋण आवेशित होती है, ये ऋण आवेशित होती है। इस प्रकार दोनों कौन सत्य है? तो दोनों में से कोई नहीं सत्य है, दोनों असत्य है। आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आइए, क्षारीय मृद धातु होते हैं, तो ये क्षारीय मृद धातु जो होते हैं ये प्रबल अवकारक होते हैं, ये प्रबल अवकारक क्षारीय मृद धातु जो होते हैं प्रबल अवकारक होते हैं। क्षारीय मृद धातु वर्ग 2 को कहते हैं क्षारीय मृद धातु। ठीक है, आइए 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, सही है। सबसे हल्की धातु लिथियम है, सही है। सबसे हल्की गैस हीलियम है, नहीं हीलियम नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यही सही नहीं है हमारा, सी ऑप्शन सही नहीं है, प्रकार सी सही नहीं, आंसर हो जाएगा। आइए 49 नंबर देखते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला F = 20 अवतल लेंस में फोकस माइनस होगा, ये माइनस होगा, और लेंस ये भी माइनस हो जाएगा। लेंस की दूरी अवतल लेंस की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची, तो ऊंची एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची पर एक वस्तु का मुख्य अक्ष पर लंबवत प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, तो आवर्धन पूछ रहा है, M = + V/U होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/V - 1/U = 1/F। तो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे हमारा वस्तु की दूरी यानी U = दे रहा है, हमारा U दे रहा है, U = दे रहा है -30, तो हमको निकालना क्या है, V निकालना है। 1/V = हमारा हो जाएगा 1/F + 1/U, तो 1/F कितना दे रहा है हमारा -20 है, तो 1 - 20 - 1/30, तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, इधर -3 - 2 - 5/60 = 1/V = हो जाएगा -1/, तो V = हो जाएगा, तो आपके आवर्धन हमेशा पॉजिटिव वे में ही होता है, 5/60 है = 1/12 हो जाएगा, तो V = हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो M = निकालेंगे +V/U होता है ना, तो +V/U, तो V कितना हमारा, V आया 12 और U कितना है, U है 30, तो कितना दे रहा है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा, या सॉल्व करेंगे तो 6 दूना 12, 6 × 5 = 30, 8/5 = 1.6 सेंटीमीटर, आंसर बी हो जाएगा हमारा। आइए साइबर आक्रमण 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट, साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस इन कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? तो ये नैन है, नैन। इस प्रकार हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब हम लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।